गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा आपको कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सब विज्ञान विषय से बहुत अच्छे से परिचित हैं। आपने कक्षा 9वीं 10वीं यहाँ तक कि मिडिल क्लास में भी आपने विज्ञान विषय को पढ़ा है और समझा है, तो आपके मन में एक प्रत्यय निर्माण हो गया होगा कि विज्ञान विषय क्या है। लेकिन फिर भी जब आप मिडिल और हाई स्कूल की क्लासेस से पढ़ के आते हैं तो कक्षा 11वीं से आपका जो जीव विज्ञान विषय रहता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका दायरा विस्तृत हो जाता है। वही चीज़ें आपको और डिटेल उसमें पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान विषय जो कि एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब बुक है, ये बुक आपको लगेगी। ये वाली बुक है जो एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। इस बुक को आप लोग खरीद लीजिए और इससे ही पढ़ाई करेंगे अपन। अब पहले हम परिचय प्राप्त करेंगे बायोलॉजी। आपने एक सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया है 11th में। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, उसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? जीव विज्ञान, अर्थात द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जीव विज्ञान, मीनिंग दिया है द साइंस ऑफ लाइफ यानी जीवन का विज्ञान। दूसरा, अगर हम इसके दो एक्सपेक्ट देखें तो दूसरा एक्सपेक्ट क्या है? जब हम जीवन का विज्ञान पढ़ रहे हैं तो स्टडी ऑफ लिविंग, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना। तो लिविंग में आप सबको पता है, लिविंग थिंग जिनमें जीवन है, जो बोल सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, वृद्धि एवं विकास कर सकते हैं। सारी चीजें किसमें आती हैं? सजीव जगत में, लिविंग थिंग, जीवित वस्तुओं में आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो जीव विज्ञान है वो जीवन का विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान। ये जो जीव विज्ञान था पुरातन काल में जनरली समझा जाता था कि ये पादप और जंतु दोनों के अध्ययन से संबंधित है। तो पुराने समय में इसको प्राणी विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान की दो शाखाएं मानी जाती थी। जैसे जैसे उत्तरोत्तर प्रगति होती गई और विज्ञान में जीव विज्ञान के अंतर्गत और भी अधिक शाखाओं ने जन्म ले लिया, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी विज्ञान, इस प्रकार से अनेक, इसमें मेडिकल साइंस, अनेक शाखाएं जुड़ती गई। लेकिन मुख्य रूप से जीव विज्ञान की जो परिभाषित किया था वो दो भागों में बांटा गया, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। सबसे पहले अगर हम माने तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, एरिस्टोटल। जो फादर है जीव विज्ञान के वो कौन है? अरस्तु। ये आप याद रखिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन कभी कभी नहीं बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर अरस्तु ने ही सबसे पहले प्राणी विज्ञान की आधारशिला रखी, तो इनको प्राणी विज्ञान का फादर माना जाने लगा। तो प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के जो फादर हैं, उनके जो जनक हैं, जन्म देने दाता हैं, वो हैं अरस्तु। लेकिन जो वनस्पति विज्ञान यानी पादपों का विज्ञान है, पौधों का विज्ञान है, उसके जो फादर हैं वो माने गए हैं थियोफ्रास्ट। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी माने गए हैं थियोफ्रास्टस। ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि
बायोलॉजी के जो फादर जो जनक है वो है अरिस्तु, और बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी यानी प्राणी शास्त्र के जो फादर या पितामह माने गए हैं वो हैं अरिस्तु, और वनस्पति विज्ञान के पितामह माने गए हैं थियोफ्रास्ट। राइट बच्चों, तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारी जो यूनिट 1 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट 1, उसका नाम है सजीव जगत की विविधता। यानी जो सजीव जगत है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनके अंतर्गत क्या डाइवर्सिटी है, उनमें क्या क्या होने वाली प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उस यूनिट में जो कंटेंट है उसके बारे में अच्छे समझेंगे। तो पहला लेसन है इसका यूनिट 1 के अंतर्गत सजीव जगत की विविधता। तो पहला है सजीव क्या है, दूसरा जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तीसरा जो भी जैव विविधता हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं उसमें हमको वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है जीवन के 3 प्रक्षेत्र यानी जीवन के लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स क्या हैं। के बाद वर्गीकरण विज्ञान और व्यवस्था, प्रजाति और वर्गीकरण क्रम की संकल्पना कि क्यों ये कॉन्सेप्ट में आया कि वर्गीकरण होना चाहिए। इसके पश्चात वर्गीकरण अगर हुआ है तो उसमें एक महत्वपूर्ण है द्विनामी वर्गीकरण, नामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर है जो वर्गीकरण किया गया है पादपों में या जंतुओं में, उनके अध्ययन के साधन कौन कौन से थे, किन के आधार पर हमने ये निश्चित किया कि वर्गीकरण होना चाहिए, और ऐसे कौन से साधन या कौन से मीडियम थे जिन्होंने हमें वर्गीकरण को अच्छा रूप देने के लिए हमारी सहायता की। तो उसमें मेन है संग्रहालय, चिड़ियाघर, वनस्पतिशाला और वनस्पति उद्यान। हम अपने वीडियोज में इनका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसमें जब हम सजीव जगत की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या क्या विचार आते हैं। सजीवों के नाम से, सजीवों के नाम से आता है पेड़ पौधे, ठीक है, उसके बाद जंतु जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारे मनुष्यों को देखते हैं, साथ ही साथ हमारे पालतू पशुओं को देखते हैं। हम जंगल जाते हैं, वहाँ पर अगर हमने कोई कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान गए, वहाँ पर भी हम अनेक जंगली जीवों को देखते हैं। मतलब जो भी जीव लिविंग थिंग्स हैं हम उसको देखते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, सजीव जगत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम एक जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो सजीवों के नाम से हमारे अंदर मन में बहुत सारे सजीव आते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप सब जानते होंगे एक कोशिका के भीतर रह करके वो अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, तो दैट इज नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद प्लांट्स, आप सब बहुत अच्छे से इनके बारे में परिचित हैं। एनिमल्स, फंगस, ब्रेड में आप जो फफूंदी उगती हुई देखते हैं इट इज नोन एज फंगस। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, आपको फंगस को ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाना। बारिश के दिनों में ज्यादा देखने मिलते हैं, जहां भी मॉइस्चर होता है वहां पर फंगस ग्रो करता है, यानी कवक। बैक्टीरिया, ये भी कैसे हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो हमको सिंपल नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारे सजीव के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव की, निर्जीव वस्तुएं आप सब समझते हैं जिनमें कोई संवेदना नहीं होती, कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं, सिंपल वे में रहती हैं। तो जो डजंट रिएक्ट वो क्या कहला जाती है, नॉन लिविंग थिंग, जिनमें जीवन पाया नहीं जाता है। तो हमें सब अच्छे से मालूम है, वाटर, सॉइल, लाइट, एयर एंड मिनरल्स, खनिज लवण, ये सारे निर्जीव के अंतर्गत आते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात ये बहुत अच्छे से समझना होगी कि जो भी सजीव चीजें हैं या निर्जीव चीजें हैं, क्या वो आपस में कोरिलेट करती हैं, आपस में उनका कोई सामंजस्य है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो भी निर्जीव चीजें होती हैं इनसे हमको प्राप्त जो एलिमेंट, जो तत्व प्राप्त होते हैं, इन सभी तत्वों के कारण हमारे जैविक शरीर का संगठन निर्धारित होता है। अगर निर्जीव में देखें हम तो तत्व, यौगिक,
इन सबके निश्चित अनुपात के संगठन से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। कोशाद्रव्य जो साइटोप्लाज्म है वो इन्हीं के निश्चित अनुपातिक संगठन से निर्मित होता है, तभी हमें जीवन का अनुभव होता है। तो वो जो इकाई है जीवन की, ये किस प्रकार से निर्जीव चीजों से क्या हुआ है, सजीव का निर्माण हुआ है, उसके बारे में जरा अपन अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आ गया तत्व। तत्व की सबसे छोटी इकाई हो गई परमाणु। अब ये एक ही प्रकार के तत्व या कई प्रकार के तत्व मिलकर के क्या बना लिए, परमाणु के बाद अणु, आणविक स्तर का संगठन हो गया ये। अब ये जो अणु है, इनके आपसी सहयोग से इसमें कई प्रकार के यौगिक निर्मित हुए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, वाटर मॉलिक्यूल्स, इन सब के आणविक स्तर जब निर्मित हुआ, तब इनके आणविक संगठन के द्वारा, आणविक स्तर के संगठन के निर्मित हो जाने से हमारे जैविक संगठन की निर्माण की आधारशिला बनी। तो ये फिर बन गए कोशाद्रव्य। कोशाद्रव्य, कोशिका, my writing is not so good but you will maintain। तो कोशाद्रव्य से कोशिका, और कोशिका के अनेक स्तर संगठन बनने से अंग, अंग तंत्र, और फाइनली जो है वो लिविंग बीइंग या सेल। तो अगर आपने अभी ये समझ लिया कि चलिए किस प्रकार से निर्जीव जीवों के तत्वों के और उनके संगठन से हमारा जीवन का संगठन शुरू हुआ और जीवन का निर्माण हुआ, तो अब हम जीवन की सही परिभाषित कर सकते हैं। जीवन को क्या है, जीवन की परिभाषा, जीवन संगठित अणुओं की ऐसी विशिष्ट स्थिति है। संगठित अणु, मैंने आपको आणविक स्तर का भी समझाया, तो जीवन संगठित अणुओं की ऐसी विशिष्ट स्थिति है जिसमें रासायनिक क्रियाशीलता एवं परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप यह वृद्धि, विकास, संवेदनशीलता तथा प्रजनन आदि व्यक्त करता है। बिल्कुल सरल परिभाषा है, देखने में आप बहुत बड़ी दिख रही होगी, लेकिन यदि हम इसको स्टेप बाय स्टेप, जो बायोलॉजी है बेटा वो सिर्फ ये नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है बायोलॉजी। आपको इसमें कॉन्सेप्ट, अपनी संकल्पना को बहुत ध्यान रखना है कि कैसे है। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि जीवन क्या है, संगठित अणुओं की विशिष्ट स्थिति। कैसी स्थिति है, संगठित अणु, ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी अणु कैसा भी फिक्स कर दिया एंड वी में हमने खुद सेल बना ली, नहीं ये सेल बन गया और अब इसमें जीवन आ गया, ऐसा नहीं। तो स्पष्ट बोल रहा है, जीवन संगठित अणुओं की विशिष्ट स्थिति है जिसमें कौन कौन सी क्रियाशीलता पाई जाती है, रासायनिक क्रियाशीलता और परिवर्तनशीलता, जिसके फलस्वरूप जब ये सारी चीजें उसमें आ गई तो जीवन में जीवों का क्या लक्षण है, वृद्धि करना, फिर देन विकास यानी ग्रोथ करना, संवेदनशीलता मतलब रिएक्ट करना किसी भी चीज को, और प्रजनन रिप्रोडक्शन आदि को व्यक्त करता है। तो अब ये हमारे जीवन की परिभाषा। इसी प्रकार से अब हम सजीवों को परिभाषित करेंगे। तो सजीव किसे कहते हैं, आप सब समझ गए होंगे, आप सबके मन में ये मालूम भी हो गया कि सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव वह है जिसमें जीवन होता है, इसी के अंतर्गत इसकी परिभाषा छुपी हुई है। सजीव क्या है, जिसमें जीवन होता है, अर्थात जीवन के क्या लक्षण हैं, उनमें चलन, गति, पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता तथा जनन जैसे गुण पाए जाते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सजीव क्या कहलाते हैं, सजीव वो हैं जिनमें जीवन होता है। तो सजीव की परिभाषा क्या बन गई, सजीव वह है जिसमें जीवन होता है, उसमें चलन, गति, पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता तथा जनन जैसे गुण पाए जाते हैं। अब हम इसको डिटेल में देखें, सजीवों के लक्षण के क्या है, सजीवों में कौन कौन से लक्षण रहते हैं।
तो सजीवों का पहला लक्षण है गति एवं चलन, मूवेबिलिटी। दूसरा है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण पाया जाता है। फिर है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रिया, हम सांस लेते हैं। उपापचय, मेटाबॉलिज्म, माने शरीर के अंदर कोशिका स्तर पर जीवों का, अणुओं का निर्माण और उनका विघटन चलता रहता है। वृद्धि, ग्रोथ, जब बच्चा छोटा होता है उसके बाद वो कैसे धीरे धीरे क्रमशः बड़ा होता है, इसी प्रकार से सारे जीवों में भी यही लक्षण है। प्रजनन, अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता यानी रिप्रोडक्शन। अनुकूलन की क्षमता, एडेप्टेशन, हम जिस माहौल में रहते हैं वहां पर रहने के लिए कैसे हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, हमारा शरीर भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्ड करने लगता है। जैसे जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं तो वहां के जो जीव हैं वो ज्यादा फरेशियस होते हैं, मतलब उनको अधिक फर वाले जीव पाए जाते हैं। उत्तरजीविता, उत्तरजीविता से आशय है हमारा कि जीवन में आने वाली समस्याएं, ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं तो सिर्फ हमें बस समस्याएं आती हैं, बहुत से जीवों को भी तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसमें जो योग्यतम जीव रहते हैं, जो उस कठिनाइयों से पार पा जाते हैं, वो आगे उस जीवन को जीते जाते हैं। तो ये संघर्ष के बाद उत्तरजीविता, उसके बाद उनकी जीने की वो। उसके बाद लास्ट है मृत्यु। जो जीव जन्मता है वो मरता है, क्योंकि वो ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी जीव जीवन में पृथ्वी पर अमर नहीं हो सकता। यदि वो जन्मा है तो वो मृत्यु को प्राप्त अवश्य होगा। इसके पश्चात बेटा आप सबके अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम ने ये पढ़ाया, तो आजकल बहुत एडवांस टेक्निकल जमाना आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, तो ये सारे सिस्टम तो उनमें भी हो सकता, गति चलन हो सकता है। पोषण अगर हम इंटरनली ले रहे हैं तो उनको हम फ्यूल करके उनको अंदर उनको करते हैं, मशीन मैकेनिक उनको मेंटेन रखता है। उपापचय, हम भी उनमें बनाते हैं सब चीजें। वृद्धि, वो भी ग्रोथ करते हैं, पर्वत वगैरह, पहाड़ वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सजीव संवेदनशील होते हैं और उनमें अपने जीवन के प्रति उत्तरजीविता पाई जाती है। और भी ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढ के रखेंगे कि जिससे आप ये सिद्ध कर सकें कि ये सजीवों के गुण हैं। अब इसके बाद आता है जैव विविधता, सिटी। जैव विविधता किसे कहते हैं? हमने देखा संसार में बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनमें जो विविधताएं पाई जाती हैं, जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसको जैव विविधता कहते हैं। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।